गुड मॉर्निंग। आज हम व्याधित रूपीय विमान अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। इसके पूर्व का जो अध्याय था रोगानिक विमान अध्याय, तो उस अध्याय में रोगों के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो इस अध्याय में उसके बाद चिकित्सा की दृष्टि से जो पुरुष के भेद किए गए हैं उनका वर्णन किया गया है, दैट इज गुरु व्याधित और लघु व्याधित। तो व्याधित वर्ड से यहाँ पे इस अध्याय का नाम आया व्याधित रूपीय विमान अध्याय। व्याधितस्य रुग्णस्य रूपम स्वरूपम अधिकृत्य कृतो अध्यायः व्याधित रूपीय। और गुरु व्याधित और लघु व्याधित के लक्षण बताने के बाद फिर ऐसे ही प्रसंगवशात अग्निवेश ने आत्रेय को कृमि के बारे में क्वेश्चन पूछा, इसलिए इस अध्याय में कृमि का वर्णन है। तो कृमि का वर्णन कौन से अध्याय में है ये आपको याद रखना है, व्याधित रूपीय विमान अध्याय। इह खलु बहु पुरुषौ व्याधित रूपौ भवतः। मतलब इस संसार में दो ही तरह के पुरुष होते हैं, मतलब व्याधित पुरुष। एक है गुरु व्याधित, दूसरा है लघु व्याधित। यहाँ पे गुरु व्याधित का मतलब ऐसा लेना है कि जिसको बहुत बड़ा व्याधि हो गया है, बहुत बड़े लक्षण दिख रहे हैं। और लघु व्याधित मतलब जिसको बहुत ही छोटा व्याधि हो गया है। तत्र गुरु व्याधित एक सत्व बल शरीर संपद उपेतत्वात् लघु व्याधित इव दृश्यते। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बड़ा व्याधि हो गया है, बहुत ही बड़ा व्याधि हो गया है, लेकिन फिर भी उसका सत्व मतलब मन का बल, बल शरीर का बल, सत्व बल शरीर संपद, और शरीर संपत्त होने की वजह से, शरीर सौष्ठव होने की वजह से ऐसा लगता है कि उसका जो व्याधि है वो छोटा है, ऐसा हमें दिखता है। इव दृश्यते मतलब ऐसा दिखता है। और कभी कभी ऐसा होता है लघु व्याधि तो अपरहा, किसी व्यक्ति को छोटा सा व्याधि हो गया है लेकिन फिर भी उसके सत्व आदि नाम अधमत्वात्। सत्व आदि मतलब सत्व बल शरीर संपत्त इत्यादि, तो इत्यादियों के हीन होने से, अधमत्वात् सत्व आदि के हीन होने से वो व्याधि गुरु व्याधित जैसा दिखाई देता है। गुरु व्याधित इव दृश्यते। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि तयोः अकुशला, तो जो चिकित्सक अकुशल है, मतलब जिसने इन गुरु व्याधित और लघु व्याधित की परीक्षा उचित प्रकार से नहीं की, वो केवल चक्षुष एव रूपम दृष्टवा सिर्फ आंखों से ही देख के अध्यवसंतो ऐसा निश्चय कर लेता है कि व्याधि गुरु लाघवे विप्रतिपद्यते। तो वह ऐसा निश्चय करता है कि उसमें संभ्रम उत्पन्न होता है, उस संभ्रम से वो गुरु व्याधित को लघु व्याधित समझ बैठता है और लघु व्याधित को गुरु व्याधित समझ बैठता है। तो यहाँ पे क्या होता है, चिकित्सा में संदेह संभ्रम उत्पन्न हो जाता है और वो चिकित्सा करने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए यहाँ पे अगेन रेफरेंस आया, न ही ज्ञान अवयवेन कृत्स्ने ज्ञेये ज्ञानम उत्पद्यते। ज्ञान अवयव मतलब ज्ञान का एक छोटा सा अंश, और कृत्स्ने देये मतलब संपूर्ण ज्ञान। तो ज्ञान के किसी एक अंश से, उसको किसी एक अंश को जान लेने से संपूर्ण ज्ञान का या संपूर्ण विषय का ज्ञान नहीं होता। तो ये सेम लाइन 4th अध्याय में आ गई है, तो यहाँ पे रिपीट हो गया है, तो आपको कंपेयर करना है। तो विप्रतिपन्नास्तु खलु रोग ज्ञाने उपक्रमयुक्ति ज्ञाने च अपि विप्रतिपद्यन्ते। तो रोग ज्ञाने, तो रोग ज्ञान में चिकित्सक विप्रतिपन्नास्तु मतलब भूल कर बैठता है, गुरु व्याधित को लघु समझ बैठता है और लघु व्याधित को गुरु समझ बैठता है, और उपक्रमयुक्ति ज्ञाने, और वो चिकित्सा भी गलत प्रकार से करता है। ते यदा गुरु व्याधितम लघु व्याधितम रूपम आसादयन्ति तदा तम अल्पदोषम मत्वा। तो वो क्या करता है, गुरु व्याधित को लघु व्याधित समझ के उसको अल्पदोष वाली चिकित्सा देता है, और संशोधन भी मृदु वाला देता है, जो कि ये व्याधि बड़ा था तो उसमें तीक्ष्ण संशोधन की जरूरत थी, तो फिर भी उसको वो लघु व्याधित समझ के मृदु संशोधन देता है। प्रयच्छन्तो भूय एवास्य दोषान् उदीरयन्ति। तो जब दोष अधिक मात्रा में बड़े हो और उसमें आप अगर अल्प दोष वाली चिकित्सा देते हो तो अल्टीमेटली दोषान् उदीरयन्ति,
दोषों का प्रकोप, अगेन उनका प्रकोप होता है, दोष अति मात्रा में बढ़ जाते हैं। यदा तु लघु व्याधितम गुरु व्याधितम रूपम आसादयन्ति, और लघु व्याधित को वो जब गुरु व्याधित समझ बैठता है, तदा तम महादोषम मत्वा, उसको वो महादोष जान के संशोधन काले अस्मे, संशोधन काल आने के बाद वो तीक्ष्ण संशोधन देता है। प्रयच्छन्तो दोषान अति निर्हृत्य, तो दोषों का अति मात्रा में अगर निहरण हुआ तो क्या होगा, शरीरम अस्य क्षीणवन्ति, तो अल्टीमेटली शरीर क्षीण हो जाता है। एवं अवयवेन ज्ञानस्य कृष्णे, तो उसको क्या हुआ, सिर्फ अवयव का ज्ञान हुआ था, पूर्ण ज्ञान का उसको नॉलेज नहीं था। इसलिए मानम अभिमन्यमानः, मतलब किसी एक अवयव से ज्ञान के एक अंश का नॉलेज होने से वो पूर्ण ज्ञान हुआ है, ऐसा जो अहंकार होता है, ऐसे व्यक्ति को परिस्खलति, मतलब वो चिकित्सा में अपयशी हो जाता है। यहाँ तक हमने देखा कि गुरु व्याधित को लघु व्याधित समझ के और लघु व्याधित को गुरु व्याधित समझ के चिकित्सक गलती कर देता है। गुरु व्याधित में जहाँ पे तीक्ष्ण संशोधन अपेक्षित था, वहाँ पे वो अल्प दोष वाली चिकित्सा करता है, मृदु संशोधन करता है और दोषों का प्रकोप हो जाता है। और अगेन उल्टा लघु व्याधित में वो तीक्ष्ण संशोधन करता है और उससे दोष पूरी मात्रा से बाहर नहीं निकालते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया गया, न ही ज्ञान अवयवेन कृष्णे ज्ञेये ज्ञानम उत्पद्यते। इसलिए चिकित्सक को अच्छी तरह से परीक्षा करके, गुरु व्याधित और लघु व्याधित की परीक्षा करके ही चिकित्सा देनी चाहिए। इसके बाद श्लोका नंबर 5 और 6 में ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। तो 5 में अल्पज्ञ और ज्ञानी वैद्य की चिकित्सा के परिणाम का वर्णन किया है, और श्लोका नंबर 6-7 में सेम है, और श्लोका नंबर 8 में कृमि रोग का संदर्भ कैसे आया ये बताया गया है। मतलब गुरु व्याधित और लघु व्याधित के बारे में सुनने के बाद अग्निवेश ऐसे ही प्रसंगवशात पुनर्वसु आत्रेय को कृमि के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं और आत्रेय उसके बारे में बताने लगते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे सहज और वैकारिक कृमि रेफरेंस आया है कि आयुर्वेद में टोटल कृमि के 20 टाइप्स है, और इसमें ये सिर्फ वैकारिक कृमि है। तो व्याधित रूपीय विमान अध्याय में जो कृमि का वर्णन आया है वो ओनली वैकारिक है, क्योंकि अपने शरीर में कुछ ऐसे कृमि भी है जो अपने पचन संस्था में बहुत सारे कृमि हैं और वो अपने लिए हितकारक है। जैसे कि ई कोलाई है जो इंटेस्टाइन में रहते हैं, वो हमारे पचन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ वैकारिक कृमियों का वर्णन किया गया है, और यहाँ पे कृमियों के 4 टाइप्स बताए गए हैं, पुरुषज, कफज, रक्तज और मलज। तो हम देखते हैं इनके लक्षण, निदान। तो यहाँ पे 6 पॉइंट्स में कृमियों का वर्णन किया गया है। निदान, स्थान, आकृति, वर्ण, नाम, प्रभाव और चिकित्सा। तो पहले देखते हैं मलज कृमि के बारे में। तत्र मलो बाह्यश्च अभ्यंतरश्च। मल 2 प्रकार का होता है, बाह्य का मल, अभ्यंतर मल। तत्र बाह्य मल जाता न मलजान संचक्ष्महे। तो जो शरीर के बाहर के भाग में जो मल निकलता है उसमें जो कृमि उत्पन्न होते हैं उसे हम बोलेंगे मलज कृमि। तेषां समुत्थानम, तो यहाँ पे उनका निदान क्या है, मृजावर्जनम। मृजावर्जन मतलब, मृजा का मतलब है स्वच्छता, और वर्जन मतलब स्वच्छता वर्ज करना, मतलब स्वच्छता न रखना। तो स्वच्छता न रखने की वजह से मलज कृमि होते हैं। तो सेम निदान आता है प्रमेह निदान अध्याय में, वहाँ पे 2 रीजन दिए हैं, प्रमेह के 2 हेतु दिए हैं, व्यायाम और मृजावर्जन। तो कृमि रोग में सिर्फ मृजावर्जन है, ये आपको थोड़ा कंपेयर करके याद रखना है। इसका स्थान क्या क्या है, केश, श्मश्रु, लोम, पक्ष्म, वासांसी। तो ये कहाँ कहाँ पे रहते हैं, केश में, श्मश्रु मतलब दाढ़ी में, लोम मतलब अपने शरीर के जो बाल है वहाँ पे, और पक्ष्म वासांसी, पक्ष्म मतलब अपने पक्ष्म में भी, आईलिड्स में भी, आई लैशेस में भी, और वासांसी मतलब अपने मलिन वस्त्रों पे होते हैं। संस्थानम, तो इनकी आकृति कैसे है, अणु है मतलब छोटे हैं, तिल मतलब तिल के आकार के हैं, बहुपादा मतलब उनको बहुत सारे पैर होते हैं,
तो ये आपको सबको पता है कि केश में होने वाली जो जू है और लीक है, तो उसको ही यहाँ पे बोला गया है। तो ये मलज कृमि मतलब अपने केश में जो होते हैं वो जू, लीक इत्यादि। तो इसलिए इनका नामकरण है युका। युका मतलब जू और पिपीलिका मतलब लीक। तो ये हमें पता है, ये दिखने में कैसे होते हैं, तिल के जैसे ही होते हैं और इनके बहुपाद होते हैं और छोटे होते हैं। तो इसको याद रखने में आपको आसान होगा। प्रभाव मतलब ये क्या क्या लक्षण उत्पन्न करेंगे। कंडू जनन, सिंपल है, केश में कंडू होता है। कोठ मतलब छोटी छोटी फुंसियाँ होती है। पीड़का, सेम चकते और पीड़का। निर्वर्तन मतलब होते हैं। चिकित्सितम तु खलु एषाम अपकर्षणम। अपकर्षण मतलब खींच के निकालना, तो इसको केश से खींच के निकाला जाता है। मल उपघात, तो ये मल की वजह से हुआ, इसलिए केशों को क्लीन करना है। मल उपघात, केश में जो मल है उनका नाश करना, केश का मल है, शरीर का मल है इत्यादि। मलकराणाम च भावानाम अनुपसेवनम इति, मल को उत्पन्न करने वाले कारणों का त्याग करना, तो ये उनकी चिकित्सा है। तो यहाँ तक हमने मलज कृमि देखे। तो इसके नोट्स आपको बनाने हैं, बताती हूँ कैसे बनाना है। कृमि रोग का वर्णन व्याधि रूपीय 4 भेद है और संख्या है 20। और ये कृमि वैकारिक है, ये आपको पर्टिकुलरली याद रखना है। तो देखो इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। बाह्य कृमि, फर्स्ट समुत्थान भुजावर्जन, वो एक प्रमेह हेतु भी है। स्थान है केशश्मश्रु लोम पक्ष्म। संस्थान अणुतिलाकृति बहुपाद। वर्ण कृष्ण और शुक्ल है, काले और सफेद होते हैं। नाम क्या है इनका, युका पिपीलिका। प्रभाव है कंडू जनन, कोट पीड़का भी निर्वर्तन। और चिकित्सा है अपकर्षण, मल उपघात, मलकराणाम च भावानाम अनुपसेवन। तो इसके बाद पुरीषज, इसके बाद देखेंगे शोणितज कृमि। तो शोणितज कृमि में इनका रीजन दिया है समुत्थान, कुष्ठे ही समानम समुत्थानम। शोणितजानां तु खलु कुष्ठे ही समानम समुत्थानम। तो कुष्ठ रोग का जो निदान है, कुष्ठ रोग निदान अध्याय में, वो निदान आप यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हो। स्थान क्या है, रक्तवाहिनी धमन्या। संस्थान अणु है, छोटे हैं। वृत्तश्च अपादाश्च, मतलब वृत्त मतलब गोल गोल है, छोटे छोटे हैं। अपादा मतलब इनको पैर नहीं है। तो आप ये कंपेयर करो कि मलज कृमियों में बहुपाद थे और रक्तज कृमियों में अपाद है। तो आप ऐसा भी लॉजिक लगा सकते हो कि रक्त ऑलरेडी शरीर में बहता रहता है, तो वो रक्त के साथ बहेंगे, तो उनको पैरों की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसा लॉजिक लगा के उसको याद रख सकते हो कि ये अपादाश्च है, इसलिए। सूक्ष्मत्वाच्च एके भवन्ति अदृशा, तो कुछ इतने छोटे होते हैं कि आंखों से दिखते भी नहीं है, दैट इज भवन्ति अदृशाः। वर्ण उनका ताम्र वर्ण है। नाम क्या क्या है, केशाद लोमाद लोमद्वीप सौरस औडुंबर जंतुमात च इति। तो प्रभाव क्या क्या है, केश श्मश्रु नख लोक पक्ष्म अपध्वंस, तो बाल झड़ते हैं, दाढ़ी के बाल झड़ते हैं, नख झड़ते हैं, शरीर के बाल झड़ते हैं, और पक्ष्म मतलब आई लैशेस भी झड़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ऐसे कंप्लेंट्स लेके अगर आपके पास रुग्ण आता है, तो आपको यहाँ पे शोणितज कृमि के बारे में सोचना चाहिए और चिकित्सा भी वैसी देनी चाहिए। इसलिए हम खालित्य पालित्य में, तो पर्टिकुलरली खालित्य में बाल झड़ते हैं, उसमें कृमि की चिकित्सा भी देते हैं। एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसको हम समझते हैं। व्रणगता नाम, तो व्रणगत जो कृमि होंगे शोणितज, वो क्या करेंगे, हर्ष उत्पन्न करेंगे, कंडू उत्पन्न करेंगे, तोद मतलब सुई चुभने जैसी पीड़ा उत्पन्न करेंगे, और संसर्ग बनाने मतलब वो इधर उधर रेंग रहे हैं, ऐसा हमें फील होगा। हमें कभी कभी व्रण में ऐसा फील भी होता है कि व्रण में कुछ तो चल रहा है, तो दीज आर नथिंग बट शोणितज कृमि। अतिवृद्धानाम च, तो जब वो अति मात्रा में बढ़ जाते हैं तो त्वक सीरा स्नायु मांस तरुण अस्थि इत्यादि का भक्षण करते हैं। हमने देखा है कि अपने व्रण में मांस भी कम हो जाता है, कभी कभी तरुण अस्थि मतलब कार्टिलेज भी वो खा लेते हैं। तो ये है शोणितज कृमि। तो चिकित्सितम अपि येषां
तो शोणितज कृमि में कुष्ठ समान चिकित्सा करनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन नीट एग्जाम में आते हैं। एमसीक्यू ऐसे भी आ सकते हैं कि चिकित्सा एक शोणितज कृमि चिकित्सा, तो प्रमेह समान, कुष्ठ समान एटसेट्रा, तो यहाँ पे आएगा कुष्ठ रोग समान चिकित्सा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन नीट एग्जाम में होते हैं। तद उत्तर कालम उपदीक्षामा, तो इसको हम डिटेल में बाद में कुष्ठ चिकित्सा अध्याय में बताएंगे। तो यहाँ पे जो तंत्र युक्ति यूज की है वो है अनागतावेक्षण तंत्र युक्ति, मतलब जो पार्ट अभी संहिता में आया नहीं है, आगे लिखने वाले हैं, उसका पहले ही यहाँ पे रेफरेंस देना, तो उसको बोलते हैं अनागतावेक्षण तंत्र युक्ति। उसके बाद देखेंगे श्लेष्मज कृमि। तो श्लेष्मज कृमियों का निदान है क्षीर गुड़ तिल मत्स्य अनुपमांस, अनुपदेश का मांस सेवन करना, पिष्टान्न, पिष्ट अन्न जो हम आटा सेवन करते हैं वो पिष्ट है, परमान्न मतलब खीर एटसेट्रा, कुसुम्ब स्नेह, कुसुम्ब का तेल, जीर्ण अजीर्ण मतलब अजीर्ण में भोजन करना, उत्तीक्लीन सड़ा हुआ खराब अन्न सेवन करना, संकीर्ण विरुद्ध और साथ में भोजन, तो ये है उसके निदान। तेषाम आमाशय स्थानम, तो श्लेष्मज कृमि का स्थान है आमाशय। ते प्रवर्धमानास्तु ऊर्ध्वम अधो वा विसर्पन्ति उभयतो, तो वो जब बढ़ जाते हैं तो ऊर्ध्व मार्ग में या अधो मार्ग में रेंगने लगते हैं, विसर्पन्ति रेंगने लगते हैं, उभयतो वा मतलब दोनों मार्ग से वो रेंगने लगते हैं। संस्थान वर्ण विशेषास्तु, उनका संस्थान और वर्ण हम बताते हैं, श्वेत रंग के हैं, पृथु मतलब बड़े हैं, प्रज्ञ मतलब चमड़े की तरह है, संस्थान केचित, केचित वृत्त परिणाम मतलब कुछ गोल गोल है और बड़े भी है, गंडुपदा कृतया, गंडुपद मतलब ऐसे टेढ़े आकार के होते हैं, श्वेता ताम्र, उनके वर्ण क्या है, श्वेत है, ताम्र और अवभासाश्च, ताम्र अवभास, केचित अणवो दीर्घा तनु आकृतया मतलब कुछ लंबे भी है और तनु भी है, तनु आकृति के हैं, श्वेत है, और तेषां त्रिविधानां श्लेष्म निमित्तानां कृमीणां नामानि, तो इसके नाम क्या क्या है, अंतराद, उदराद, हृदयचरा, चूरव, दर्भपुष्प, सौगंधिक, महाबुधाच इति, और इनका प्रभाव है उल्लास, हास्य संस्रवण मतलब मुंह में पानी आना, अरोचक, अविपाक, ज्वर, मूर्छा, दुर्भाग, शवतु, अनाह, अंगमर्द, छर्दिकार्श, पारुष। तो यहाँ पे लॉजिक से आपको याद रखना है कि आमाशय में रहने वाले कृमि हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड लक्षण उत्पन्न करेंगे, तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हो। इसके पहले हमने मलज कृमि देखे। मलज कृमि में यहाँ पे दो टाइप्स थे, बाह्य और अभ्यंतर। इसमें बाह्य में युका और पिपीलिका है और अभ्यंतर के अभिन्न टाइप्स आते हैं, रक्तज, श्लेष्मज और पुरीषज। उसमें से हमने मलज के लक्षण देख लिए, उसके बाद रक्तज के देख लिए और श्लेष्मज के भी देख लिए। इसके बाद आएंगे पुरीषज। तो पुरीषज का समुत्थान है श्लेष्मज कृमि समान, स्थान है पक्वाशय और वर्धमान होने के बाद वो अधोविपर्सन करते हैं मतलब गुदा की ओर जाने लगते हैं। संस्थान और वर्ण सूक्ष्म है, वृत्त मतलब गोल है, परिणाह मतलब बड़े हैं, वृत्त परिणाह मतलब बड़ा परिणाह है, ऐसे बड़े व्यास वाले ऐसा भी बोल सकते हो, बड़ा वर्तुल ऐसे। श्वेत है, दीर्घ मतलब लंबे, पूर्णांशु संकाशा मतलब बेड़ के समान, बालों के जैसा, ऐसा यहाँ पे दिया है, आपके बुक में एक बार देख लो। स्थूल वृत्त परिणाह, उसका परिणाह स्थूल और वृत्त है। शाव नील हरित पीत, तो शाव नील हरित पीत है श्लेष्मज पुरीषज कृमि में। नाम है ककेरुक, मकेरुक, लेलिह, सशूलक, सौसुराद, और प्रभाव है पुरुष भेद, पुरीष भेद मल का पतला होना, भेद मतलब टूटना, दैट इज अतिसार जैसा, मल पतला होना, कार्श पारुष्य, लोम हर्ष अभिनिर्वर्तन, और बुद्ध स्थान में तोद और कंडू उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से आपको सारे टाइप्स के नोट्स बनाने हैं। इसके बाद हम देखेंगे कृमि रोग चिकित्सा सूत्र, श्लोका नंबर 14। चिकित्सितं तु खलु येषां समासेन उपदिश्य, समासेन मतलब हम शॉर्ट में बताएंगे, पश्चात विस्तरेण मतलब इसके बाद हम डिटेल में बताएंगे।
तो अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आया तो आप ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हो शॉर्ट में। तत्र सर्वकृमिणाम अपकर्षणम एव आदित कार्य तत् प्रकृति विघात। सबसे पहले अपकर्षण चिकित्सा करनी है, उसके बाद प्रकृति विघात चिकित्सा करनी है, और उसके बाद निदान उत्तानाम भावानाम अनुपसेवन, दैट इज कॉल्ड एज निदान परिवर्जन। तो श्लोका नंबर 14 के बाद अपकर्षण के बारे में दिया है। तत्र अपकर्षेण हस्तेन अभिग्रह, मतलब उनको हाथ से निकालना है, हाथ से या उपकरण से उनका अपकर्षण करना है। उसके बाद स्थानगता नाम तो कृमिणाम भेषजेन अपकर्षण, मतलब औषध से अपकर्षण करना है। तच्चतुर्विधम, तो भेषज से अपकर्षण जो करना है वो है 4 टाइप का, शिरोविरेचन, वमन विरेचन और आस्थापन। तो नीट में एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि व्हाट इज कृमि रोग चिकित्सा, व्हाट इज अपकर्षण चिकित्सा। ऑप्शन ए शिरोविरेचन, ऑप्शन बी वमन, ऑप्शन सी विरेचन, ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस जैसे आंसर के लिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रकृति विघात, दूसरा है प्रकृति विघात। तो प्रकृति विघात मतलब प्रकृति विघातः तु ऐसा, मतलब जिन कारणों से कृमि रोग हुआ उसके मूल कारण को ही नष्ट करना। कटु तिक्त कषाय क्षार उष्ण, तो भोजन कैसा करना है, द्रव्य कैसे यूज करना है, कटु तिक्त कषाय रस के क्षार और उष्ण द्रव्याणाम उपयोग। यच्च अन्यातपि किंचित श्लेष्म पुरुष प्रत्यनिक, श्लेष्म के गुण के और पुरुष के गुण के विरुद्ध गुण का आहार या औषध सेवन करना है। तो ये आ गया प्रकृति विघात। इसके बाद आएगा थर्ड निदान परिवर्जन। तो यहाँ पे भी निदान परिवर्जन लास्ट में है कृमि रोग में, जो कि हम बाकी के डिसीजेस में निदान परिवर्जन फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मानते हैं। तो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि निदान परिवर्जन 3rd नंबर है। तो निदान उत्तानाम भावानाम अनुपसेवन, इसके कृमि रोग के निदान में जो वर्णन किया गया उसका सेवन ना करना, निदान का परित्याग करना, दैट इज निदान परिवर्जन। तो ये है कृमि रोग का चिकित्सा सूत्र। तो श्लोका नंबर 14 आपको बाहर करना है। तो बाकी के जो 3 पॉइंट्स हैं, अपकर्षण, प्रकृति विघात, निदान परिवर्जन, आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके लिए श्लोक की ज़रूरत नहीं है। तो श्लोका नंबर 16 से उन्होंने डिटेल में बताया गया है कि अपकर्षण चिकित्सा वो कैसे करेंगे। तो श्लोका नंबर 16, 17, 18 और 19, 20 यहाँ तक पूरा अपकर्षण विधि है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज लिखना है, श्लोकास बाहर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आस्थापन बस्ती है, वमन विरेचन जो भी संशोधन बताया गया, और लास्ट में शिरो विरेचन जो बताया गया है वो। तो वो आपको पॉइंट वाइज लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आया तो ये पूरा डिटेल आप लिख सकते हो। इसके बाद श्लोका नंबर 21 से प्रकृति विघात बताया गया है। तो प्रकृति विघात में कृमिनाशक पुपली का वर्णन है। पुपली का मतलब जैसे हम भाकरी बनाते हैं रोटी, तो औषधों से आटे में औषधि डालकर बनाई गई रोटी। उसके बाद एक कृमि प्रकृति विघात चूर्ण, यहाँ पे अश्वशकृत मतलब घोड़े की लीद यहाँ पे यूज़ की गई है, पर्टिकुलरली आपको याद रखना होगा। इसका मतलब घोड़े की लीद कृमिग्न है। तो आप मल के इसमें मतलब घोड़े का जो मल है उसके गुण आप थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद भल्ला तक तेल का विधि, निर्माण विधि आया है, वो आप थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हो। उसके बाद तो भल्ला, इसमें अनुवासन देना है। तो ये सब जो चिकित्सा है वो कृमि कोष्ठ की रोगी की चिकित्सा है, कोष्ठ में जिसके कृमि हुए हैं ऐसा रोगी। उसके बाद श्लोका नंबर 25 में कृमिग्न तिल तेल कैसा बनाना है उसका भी विधि दिया गया है। उसके बाद 26 में स्नेह विरेचन लिखा है। 27 में पुरुषज और श्लेष्मज कृमियों का चिकित्सा विधि उन्होंने अभिन्न बताया गया है। इसका मतलब जब कोई चीज़ दोबारा बताई गई है तो उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा फिर से बताया है यहाँ पे। श्लोका नंबर 27 में निदान परिवर्जन का महत्व बताया गया है। और श्लोका नंबर 28 में अपकर्षणम एवं आदौ कृमिणाम विषदम स्मृतम ततो विघात प्रकृते है निदानस्य च वर्जनम। तो ये भी आपको एक लाइन बाय हार्ट करनी है। अगर ये लाइन पे अगर लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन आया तो आपको ये पूरा अध्याय एक्सप्लेन करना है।
इसके बाद 29-30 सर्वरोग चिकित्सा सूत्र। अयम एव विकाराणाम सर्वेषाम अपि निग्रहे। बाकी सारी कृमियों के चिकित्सा में जो बाकी के जो सारी चिकित्साएं हैं वो जहाँ पे जैसा बताया गया वैसा ही करना है। दैट इज सर्वरोग चिकित्सा। सभी प्रकार के रोगों में उपयुक्त ये रोगनाशक चिकित्सा है वो है संशोधन, संशमन और निदान परिवर्जन। श्लोका नंबर 30। तो संशोधन, संशमन, निदान, परिवर्जन, अगर ये संशोधन संशमन के लिए है, फिर भी ये श्लोका है व्याधित रूपीय विमान अध्याय का। तो ये श्लोक आया तो भी आपको ये अध्याय एक्सप्लेन करना होगा। इसके बाद 31-32 ये तो अध्याय का उपसंहार है, ये आप पढ़ लो। तो यहाँ पे चैप्टर अपना फिनिश होता है। तो कृमि के नाम याद रखने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको पूरक वर्ड याद रखना है जो कि हम प्राणायाम में यूज करते हैं। पूरक, कुंभक। पूरक वर्ड बाहर करो और ये नंबर्स बाहर करो 5, 6, 7, 7, 7, 6। चरक ने जो पुरुष जो कृमि बताए वो 5 है, रक्तज कृमि 6 है और श्लेष्मज, और यहाँ पे श्लेष्मज को कफज बोला गया है, ये पर्टिकुलरली याद रखो। तो श्लेष्मज कृमि है 7। सुश्रुत ने थोड़ा सा डिफरेंस दिया है। सुश्रुत के पुरुषज कृमि 7 है, रक्तज 7 है और कफज 6 है। तो ये नंबर आप याद रखो 5, 6, 7 एंड 7, 7, 6। तो पुरुषज के लिए ट्रिक है सौ कमलेश। सौ मतलब सौसुराल, क मतलब ककेरू, म मतलब मकेरू और स मतलब सशूल। तो यहाँ पे पुरुषज कृमि के सारे नाम याद रह जाएंगे। सौ कमलेश। रक्तज कृमियों के नाम है 100 के ले लो औज, 100 रुपये का औज ले लो, ऐसा हो जाएगा शॉर्ट में। थोड़ा फनी है लेकिन याद रखने के लिए इजी है। तो यहाँ पे 100 का मतलब क्या है? सौगंधिक, सॉरी रक्तज है ना, तो 100 का मतलब है सौरस। तो ये 100 और इधर का 100 वो आपको थोड़ा डिफरेंस याद रखना होगा। तो पुरुषज का जो 100 है वो सौसुराद है। पुरुषज 4 अक्षरों का है तो इसलिए यहाँ का 100 है वो 4 अक्षर का रहेगा, दैट इज सौसुराद। और रक्तज 3 अक्षर का है इसलिए ये सौरस रहेगा। और रक्त है ना, बहने वाला है, तो यहाँ पे रस है, रस भी बहने वाला होता है। ऐसे कुछ ट्रिक लगा के याद रखो। तो ये 100 है सौरस। के मतलब केशाद, ले यहाँ पे ले लो नहीं लोलो होना चाहिए, लोमाद लोमद्वीप। 100 के ले लो ओ जैसे करना पड़ेगा। औज औ का औदुम्बर और ज मतलब जंतु माता। तो ये पर्टिकुलरली आप याद रखो। और दूसरा जो है वो श्लेष्मज है। श्लेष्मज की ट्रिक थोड़ी सी मैंने बनाई है, आपको याद रखे तो याद रख लेना। महागुद में हृदय, उदर और आंत्र से आए चुरु नाम के विदर्भ पुष्प जैसे दिखने वाले सौगंधिक कृमि श्लेष्मज कृमि है। तो ऐसे कुछ आप ट्रिक बना के याद रखो। तो ये है अंतराद, उदराद, हृदयाद, चूरु, दर्भ पुष्प, सौगंधिक, महागुद। तो सुश्रुत के भी नाम आप ऐसे निदान के लिए बाहर करो। और ये जो नंबर मैंने बताए वो नीट एग्जाम के लिए बताए। नीट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ रक्तज कृमिस अकॉर्डिंग टू चरक। तो आपने ये नंबर से याद रखें तो वो आराम से आप इसका आंसर आएगा 6। तो ऐसे आप नंबर्स इसके याद रख सकते हो। तो यहाँ पे अपना टॉपिक फिनिश होता है। तो इसका बाद में आप असाइनमेंट लिख लो। और जैसे मैंने बताया है उसके आपको सेम वैसे नोट्स बनाने हैं, तो फाइनल एग्जाम में पढ़ने के लिए इजी जाएगा। और थोड़े जो उसके संस्थान, वर्ण इत्यादि जो लक्षण है वो थोड़ा कंपेयर करके याद रखो।